हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 6 गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है आपके लिए। सवाल है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, अर्थात पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में गरीबी की परिभाषित कैसे किया गया है। परिवार की आय से, परिवार के सदस्यों की संख्या से, या फिर लोगों के जीवन स्तर से, या फिर कैलोरी प्राप्ति से। तो याद रखना है, भारत में गरीबी को परिभाषित जो किया गया है वो कैलोरी प्राप्ति से किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो दैनिक आवश्यकता है वो 2400 कैलोरी है। ठीक है, 2400 कैलोरी। ठीक है, जबकि ये तो ग्रामीण के लिए हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका ग्रामीण के लिए, जबकि 2100 कैलोरी चाहिए शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है, अगर इतना प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम प्राप्त हो रहा है तो कहने का मतलब है कि उसे भारत की गरीबी के खिंचे रेखा में रखा जा सकता है। ठीक है, तो भारत में गरीबी को परिभाषित कैसे किया गया है, तो कैलोरी प्राप्ति से किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर, आय की विषमता। तो याद रखना है यहाँ पे आपको कि लॉरेंज वक्र के द्वारा आय की विषमता मापी जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। याद रखना है आपको कि आय की विषमता जो है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला कहता है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है। कार्ल मार्क्स से, आर नरकसे से, या फिर एडम स्मिथ से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, निर्धनता का दुष्चक्र जो है इसकी अवधारणा आर नरकसे से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण अर्थात नोडल एजेंसी है। वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर योजना आयोग जो अब नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, योजना आयोग अर्थात नीति आयोग। हम लोग जानते हैं नीति आयोग 2015 में आई थी। ठीक है, तो याद रखना जरूरी है कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था, या कह सकते हैं रिप्लेस किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति को संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। दत्त समिति, लकड़वाला समिति, चलैया समिति, या फिर चक्रवर्ती समिति। तो याद रखना है आपको, लकड़वाला समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस समिति गठित की गई थी। तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति, या फिर हासिम समिति। तो याद रखना है, हासिम समिति को यहाँ पे समिति गठित की गई थी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, शॉर्ट में GHI कहते हैं, 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। 94, 101वां, 102वां, या फिर 103। तो याद रखना है यहाँ पे, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2021 का डेटा है, तो उस समय 2021 में 101वां स्थान पे था। ठीक है, वही बात करें हम जो 2023 में रिपोर्ट आई है। ठीक है, 2023 का जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है जो इंडिया का रैंक है वो 111वां है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दुख की बात है। ठीक है, तो 2023 में याद रखिएगा ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है। ठीक, तो आप ये डेटा याद रखिए
ये डेटा शायद ना आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल है यहाँ पे, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं आपको बताना है। 4 राज्य हैं जो 50% से भी अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हों। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, या फिर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो देखिए बी ऑप्शन तो करना ही होगा क्योंकि यहाँ पे बिहार नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन तो खैर ऐसे हटा सकते हैं आप क्योंकि बिहार तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि बिहार जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें और देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं आएगा तो ये भी हटा सकते हैं आप, यहाँ भी जम्मू कश्मीर इसको हटा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही दिख हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, क्या आंसर होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, देखेंगे ये चारों राज्य एक ही जगह है ना लगभग में, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये आसपास के 4 जो राज्य हैं ये सभी देखेंगे यहाँ पे निर्धन राज्यों में आते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता था। मतलब कहा जाता है, एक्चुअली में कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता क्योंकि इतना कुपोषण यहाँ पे है नहीं, बहुत अच्छा खासा डेवलप हो चुका है ये राज्य। ठीक है, लेकिन इथोपिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये परिस्थितियाँ नहीं है तो ऐसा इथोपिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इथोपिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कुपोषण मतलब बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, इथोपिया के बारे में सर्च कीजिएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इथोपिया वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार है वहाँ के लोग। तो कुछ उसी तरीके का जो कंडीशन देखेंगे आप मध्य प्रदेश में भी था, आज से 10 साल 5 साल पहले बैक जाएंगे तो इसका जो सही आंसर है फिलहाल वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे स्वर्ण पीडीएस कहते हैं का लक्ष्य क्या है। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, या फिर व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना, उपयुक्त में से सभी। तो पीडीएस का जो लक्ष्य है ना वो ज़्यादातर लक्ष्य ये है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ये इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबों का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वैसे देखा जाए तो किताब में तो खैर इसका आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे जो पीडीएस का जो लक्ष्य है ना वो जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना है। ठीक है, साथ ही साथ व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना भी है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई फार्मर है, अब फार्मर के पास जैसे कि कोई जैसे मान लेते हैं चावल का एक राइस का ही ले लेते हैं उदाहरण, जैसे ठीक है ये धान का खेती करते हैं कोई फार्मर और वो क्या करे इसको बेचना चाहता है। अब किसान व्यापारी से पास से क्या करेगा, यहाँ से सस्ते औने पौने दाम पर जो कहते हैं हम लोग है ना, तो उसमें से मान लो 10 रुपये का रेट मार्केट में चल रहा है, 15-20 रुपये, और ये राइस जो चावल जो है धान वो जो है धान कह सकते हैं चावल तो नहीं, धान जो है वो क्या करते हैं व्यापारी जो होते हैं किसान से 10 रुपये 12 रुपये करके सस्ते दाम पर ले लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं अपने गोदामों में जहाँ पर जमाखोरी कर लेते हैं, जमाखोरी में जब रेट बढ़ता है तो उस हिसाब से फिर बेच देते हैं। तो पीडीएस का मकसद ये है कि इन चीज़ों को क्या करें डायरेक्टली किसान से खरीद ले। ठीक है, सरकार जो है क्या करती है, सरकार से जो होती है सीधे किसी फार्मर से खरीद लेती हैं। ठीक है, तो खरीदने से क्या होता है कि यहाँ से जो अधिक मूल्य जो ले रहे हैं कि व्यापारी है ना, तो वो वहाँ से क्या होता है थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल से समझिए कि एक फार्मर है और एक ये उपभोक्ता है। ठीक है, इसके बीच में जो हमारा व्यापारी है ये कार्य करता है। ठीक है, इसके बीच में आकर के और ये क्या करता है अपने हिसाब से रेटों को क्या करता है बढ़ाता घटाता है। तो ये चीज़ को क्या करता है आने के कह सकते हैं ये जो व्यापारी है वो क्या कर रहा है काला बाजारी को और जमाखोरी को बढ़ावा देता है। तो इसका उद्देश्य ये है, पीडीएस का उद्देश्य ये है कि इस चीज़ को कम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध तो कराना ही है, साथ में जमाखोरी काला बाजारी को रोकना है, साथ ही साथ देखेंगे व्यापारियों द्वारा अधिक जो मूल्य लिए जा रहे हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। ठीक है, कम दाम पर फार्मर किसान से खरीदते हैं और अधिक मूल्य पर कस्टमर को बेच देते हैं। तो इस चीज़ को रोकना ये पीडीएस का एक लक्ष्य है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग डी इसका सही आंसर होना चाहिए, किताब में ए दिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमि सुधार। यहाँ पे देखेंगे असमानता घटाने का उपाय कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है ये असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ठीक है, बाकी देखेंगे जो ऑप्शन बचे रहे
ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, भूमि सुधार, ये सभी देखेंगे असमानता घटाने के एक उपाय है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? ब्राज़ील ने, यूएसए ने, भारत ने या फिर चीन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत देखेंगे यहाँ पे कि भारत सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो याद रखना है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यहाँ पे उपयुक्त है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, प्रौद्योगिकी है या फिर चक्रीय है या फिर संघर्ष संबंधी है या फिर संरचनात्मक है? तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संरचनात्मक। ये संरचनात्मक बेरोजगारी है क्या? तो याद रखिएगा, ये संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था में बदलाव या तकनीकी प्रगति के कारण कर्मचारियों के पास मौजूदा कौशल और नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित कौशल के बीच में बेमेल पैदा हो जाता है। ठीक है, जिससे कहने मतलब सिंपल सा है कि थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझिए कि बैंक में पहले कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। ठीक है, आज से 10 साल पहले नियुक्त हुए थे और उसमें 10 कर्मचारी काम कर रहे थे। ठीक है, काम कैसे कर रहे थे उन लोग? पेपर पर, ऑन पेपर। ठीक है, तो उन लोग उसमें उन लोग को दक्षता शामिल उसमें हासिल थी, तो आराम से उन लोग पेपर ऑन पेपर पर काम कर रहे थे, रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे। अब देखेंगे कि आधुनिक युग में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ गए, कंप्यूटर्स आ गए। अब इस कंप्यूटर के चलाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? स्किल डेवलप होना चाहिए आपके पास चलाने के लिए। तो क्या आज से 10 साल के पहले इन लोगों जो नियुक्त हुए थे, क्या उन लोगों के पास अभी है वो चीज़, कैपेसिटी के कंप्यूटर चला सकते हैं? 10 में हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, जानते होंगे, लेकिन वो उसमें से बहुत सारे होंगे जो इन्हें इस सिस्टम को चलाना नहीं आ रहा होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी इन्हें क्या होगा ना होगा यहाँ से कि अब नया जो टेक्नोलॉजी आया है उसकी वजह से इन लोग के पास कोई भी एथी नहीं है, तो यहाँ पे इन लोगों को क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं जिसकी वजह से कर्मचारियों को यहाँ पे क्या हो रहा है, कौशल जो है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि तकनीकी प्रगति के कारण कर्मचारियों के पास जो है मौजूदा कौशल और नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित जो कौशल है, जो चाहते हैं हम लोग, उस बीच में क्या हो गया, बेमेल पैदा हो गया है ना, दोनों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स का वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का, उल्टा एल आकार का, उल्टा वी आकार का, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उल्टा यू आकार। अगला है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, या फिर बड़े निर्यातकों के लिए? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समाज के कमजोर वर्ग के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था किसको? समाज के जो कमजोर वर्ग थे उन लोगों के लिए। अगला है, अटल नवप्रवर्तन जिसे इनोवेशन कहते हैं मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के, या फिर नीति आयोग के, या फिर डी ऑप्शन में है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के? सही आंसर है नीति आयोग। ठीक है, इसके अधीन ही किया गया है स्थापित, सी सही है। अगला है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, या फिर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, या फिर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, या फिर ब्याज दर बढ़ती हैं? पहला ऑप्शन सही होगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या से गरीबी क्या होती है, बढ़ती है। अगला है,
भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। सवाल क्या है कि भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताना है जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा शिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग हैं और बेरोजगार भी हैं। उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखने को मिलेगा केरल में। ठीक है, क्या कि लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिलती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी, बढ़ती निवेश दर। बताना है निर्धनता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बढ़ती निवेश दर। आसान सा ऑप्शन था। बढ़ती निवेश दर जो है वो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है कि। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि क्या होता है? लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक के सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। कहने मतलब है ना कि एक खेत में अगर मान लेते हैं कि एक परिवार का पूरा 12 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर फिर से 4 आदमी को हटा दिया जाए तो भी देखेंगे कि प्रोडक्शन में कोई कमी, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो 4 आदमी का जो उत्पादकता है वो क्या है? शून्य है। तो इसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। चलो कोई काम नहीं तो बस लगे हुए हैं, लेकिन उससे कुछ लोगों को हटा भी देंगे तो भी काम में अंतर नहीं आएगा, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, इसी तो कह सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता जो अर्थ होता है वो ये होता है कि श्रमिक की समान उत्पादकता क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, जो 4 का यहाँ पे जो अंतर है, 4 लोगों का उत्पादन क्या है? शून्य ही तो है ना, क्योंकि 8 लोग तो उतना ही उत्पादन कर रहे हैं, 12 भी उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः। तो ध्यान रखिएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इस तरह का बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। देखेंगे ज़्यादातर गांव में लोग क्या होते हैं कि घर पूरा परिवार ही जाकर खेत में लगे होते हैं। छोटा सा खेत होता है जहाँ पे 2 लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पर 7-8 लोग लगे होते हैं। तो ये तो कहाँ लोग लगे होते हैं? ये कृषि के क्षेत्र में। और कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगला है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है क्या? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, या फिर साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखना है यहाँ पे 1,26,968 रुपया है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का भाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का भाव। तो याद रखना है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन सा नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अगर होता है तो ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है? बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा कथन है जो मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है। जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, जब डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, या फिर जब कुछ तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों को रोजगार प्राप्त ना हो, या फिर जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो। आसान सा सवाल है। मौसमी बेरोजगारी का डिफाइन यहाँ पे जो करता है वो क्या है? जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो और बाकी मौसम में रोजगार ना मिलता हो, उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। अगला है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया था?
याद रखना है, ऑस्कर लुइस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है, कितना है? तो याद रखना है 21.9%। ए यहाँ पे सही होगा। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि लेटेस्ट में इसका डेटा क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही हैं? तो जब भी इस तरह का सवाल है निर्धनता के बारे में तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर के सवाल का आंसर आपको सुरेश तेंदुलकर समिति देखने को मिलेगा। अगला है, इसे छोड़ दीजिए, ये 2020 का डेटा है, आप लेटेस्ट डेटा इसको देख लीजिएगा। अगला है, रंगराजन प्रविधि के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी राज्यों का प्रतिशत जनसंख्या क्रम है। सवाल है, रंगराजन प्रविधि के अनुसार बताना है कि भारत में वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीब राज्यों का जो प्रतिशत जनसंख्या में जो था उसका क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। 31 का ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे है, भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? घरेलू बचत, घरेलू उपभोग, घरेलू निवेश या फिर घरेलू आय। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे घरेलू उपभोग। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से या फिर शिक्षा से। तो ध्यान रखना है सेन सूचकांक जो संबंध है वो है निर्धनता से। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? भारत में स्वतंत्रता से पहले बताना है किस व्यक्ति ने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था। आसान सा सवाल है, दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। अगला है, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सकल घरेलू उत्पाद से, जनांकीय अनुपात से, गरीबी के अनुपात से या फिर निर्धनता रेखा से नीचे के जन अनुपात से। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। अगला है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? कौन ऐसी समिति थी बताना है आपको कि मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो वो व्यक्ति कौन थे? अलग समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग समिति इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? आय आंकड़ा, उपभोग आंकड़ा, बचत आंकड़ा या फिर निवेश आंकड़ा। सही आंसर हो जाएगा उपभोग। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है, भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताना है आपको कि भारत में गरीबी का मापने से संबंधित समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे 4 समिति दिए हुए हैं, लकड़ावाला समिति, डॉक्टर वाई के अलग समिति, सी रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। इसे क्रम में सजाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समिति कब बनाई गई थी, कब गठित की गई थी। ठीक है, अगर देखा जाए तो गरीबी को मापने के लिए अभी तक 6 समितियों का गठन किया गया है। ठीक है ना, उसमें से 4 यहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखें कि लकड़ावाला समिति का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1993 के आसपास। ठीक है, जबकि बात करें हम अलग समिति का, तो अलग समिति का स्थापित किया गया था 1979 में। ठीक है, जबकि तेंदुलकर समिति का स्थापित किया गया था 2009 में। और सी रंगराजन समिति ये इसकी स्थापना गठित की गई थी 2014 में। ठीक है, तो देख लीजिए इसको क्रम से लगाने के लिए क्या हो जाएगा। सबसे पहला हमारा होगा 2, क्योंकि 1979 का है। इसका 93 हो जाएगा लकड़वाला। इसके बाद फिर देखेंगे सुरेश तेंदुलकर 4 और फिर आ जाएगा सबसे लास्ट में सी रंगराजन जो कि 2014 का है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 1 4 3, इसमें है 2 1 4 3। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है 39 के बाद 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? है ना, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी काफ़ी गांव में प्रचलन में है। तो इसके जो
विचार जो है वो किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने, मोहम्मद यूनुस ने, या फिर एस चक्रवर्ती ने, या फिर वेंकैया नायडू ने? तो याद रखना यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने दिया था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन या पलायन के निम्न में से सर्वप्रमुख कारण क्या है? गाँव में तकनीकी शिक्षा का अभाव, गाँव में बेरोजगारी का उच्च स्तर, शहरों में रहने या बसने की प्रबल भावना। तो यहाँ पे देखेंगे शहरों में रहने या बसने की प्रबल भावना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो होगा नहीं। मजबूरी की वजह से लोग जाते हैं बाहर में काम करने के लिए प्लान कर जाते हैं, ठीक है। और गांव में तकनीकी शिक्षा का अभाव, ये हो सकता है। और गांव में बेरोजगारों का उच्च स्तर, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गाँव में बेरोजगारी का उच्च स्तर देखने को मिलता है। गाँव में जो है बेरोजगार लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से प्लान कर जाते हैं, ठीक है। और देखेंगे मौसमी जो बेरोजगारी होता है वो भी कारण होता है, जैसे कि कृषि में कुछ इसमें लगे होते हैं, बाकी दिन बेरोजगार होते हैं, तो उन लोग फिर शहर की ओर प्लान कर जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है गिनी गुणांक। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। गिनी गुणांक का संबंध है किससे है? तो गिनी गुणांक का जो संबंध है वो है आर्थिक विषमता से। याद रखिएगा सीधा सीधी कि गिनी गुणांक का जो संबंध है वो है आर्थिक विषमता से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? बताना है आपको कि कौन यहाँ पे बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य में संबंध दर्शाता है। तो ये है इसका सही आंसर ओकुन का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी का परिभाषा अंगीकृत की थी? 94 में, 95 में, 96 में या 97 में? तो याद रखना है यहाँ पे 1995 में इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 44 नंबर। प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का जो लाभ है वो प्रायः किसको मिल जाता है? गैर निर्धन वर्ग को, निर्धन वर्ग को, या महिला वर्ग को, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को? तो सही आंसर हो जाएगा गैर निर्धन वर्ग, जो गरीब नहीं है, अक्सर उन लोगों को ये फ़ायदा मिल जाता है। ये ऑप्शन सही है। और अंतिम है प्रश्न है इस अध्याय का, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? प्रति व्यक्ति आय, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, शीर गणना विधि? तो याद रखिएगा पारिवारिक उपभोग व्यय सही आंसर होगा, ठीक है। भारत में देखेंगे जो गरीबी जो का अनुमान जो लगाया जाता है वो पारिवारिक उपभोग व्यय से विधि से प्रयोग अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। एक कैलोरी जो है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 45 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।